हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी राठौर। तो आज मैं आपके सामने पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र का एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया हुआ था, इसका ये सेकंड वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, डार्विनवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। आगे दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष क्या होता है, यूकेलिप्टस। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ जल्दी कंटिन्यू देखिएगा इसको। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष यूकेलिप्टस क्यों है? क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं ये जिस क्षेत्र में लगाए जाते हैं उस क्षेत्र में जिसकी ज़मीन में उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक जा कर के उसके आसपास के क्षेत्र का जितना जो पानी होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं और उस क्षेत्र को मरुस्थल में बदल देते हैं। इसलिए इस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। आगे है किसानों का मित्र। किसानों का मित्र होता है केंचुआ और सांप। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं वन। जलीय चक्र को वन नियंत्रित करते हैं क्योंकि जो वन होते हैं ये बारिश कराने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा। और एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो देख लीजिए। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। आगे है खाद्य श्रृंखला में नेपेंथीज या कीटभक्षी पौधा का स्तर क्या है। नेपेंथीज को घटपर्णीय पौधा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका जो आंसर है ये उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में ये काम करता है, क्योंकि जो घटपर्णीय पौधा है तो पौधा तो उत्पादक का काम करता है, तो आपको पता है, लेकिन ये द्वितीय उपभोक्ता का भी काम करता है। कैसे? क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सुराही की तरह होती हैं, उसमें एक ढक्कन लगा होता है। जैसे उस पर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई कीट बैठता है तो ये उस ढक्कन को खोल करके अंदर ले लेते हैं और उसका उपभोग करते हैं। इस प्रकार से उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ये क्वेश्चन हो गया है और नेक्स्ट वाला भी हो गया। आगे देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में श्रृंखला कैसी बनती है, एक दिशा में, एक लाइन में ही बनती है। तो श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो भी एक दिशा में ही होगा, ना कि बहुदिशीय होगा। अगर इधर पे खाद्य जाल की बात होती, जैसे इधर पे श्रृंखला लिखा हुआ है, लेकिन अगर इधर पे जाल लिखा होता तो जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुदिशीय होता है, क्योंकि जाल जो होता है वो चारों तरफ से फैला होता है और श्रृंखला सिर्फ एक ही दिशा में बनती है। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। आगे देखते हैं, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। ये होता है 10%। इसको समझिए क्या है। जो खाद्य श्रृंखला जो चलती है, जैसे कि घास कौन खाता है, टिड्डे खाते। टिड्डे को मेंढक ने खाया। जैसे टिड्डे को जब मेंढक खाते हैं, टिड्डे को जब मेंढक ने खाया तो टिड्डे की सिर्फ 10% ऊर्जा ही मेंढक ले पाता है। टिड्डे की सिर्फ 10% ऊर्जा ही मेंढक ले पाता है, पूरी 100% नहीं ले पाता है। तो जब कोई भी जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतु को खाता है तो सिर्फ उसका 10% भाग ही वो ले पाता है और वो उसके शरीर भार में रूपांतरित हो जाता है। ये जो 10% का नियम है ये किसने दिया था? ये दिया था लिंडेमान ने 1942 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में थोड़ा बताया है। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की रोशनी में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल आदि के साथ क्रिया करके ये अपना भोजन बनाते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं हरे पेड़ पौधे। चलो आगे देखते हैं, इसमें कुछ इसके जो मेन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनके कुछ नाम दिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित। इसका रासायनिक जो सूत्र है वो देखते हैं, फॉर्मूला वो है 6CO2 + 12H2O।
C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा। और किसकी उपस्थिति में हो रहा है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रहा है। जहाँ C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है, O2 ऑक्सीजन, H2O पानी है। आगे देखते हैं। अब दिए हैं घास के मैदान। घास के मैदान याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं इनको कैसे याद रखेंगे। घास के मैदान दो तरीके के होते हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय और दूसरे होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मतलब जो गर्मी वाले क्षेत्र में हो, और शीतोष्णकटिबंधीय जो जहाँ ना गर्मी हो ना सर्दी हो, ऐसे जगह पे होते हैं। या फिर ये जो बारिश शीतोष्ण वाले ऐसी जगह होते हैं। आगे देखते हैं इसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में क्या आ जाएगा? लानोस, कैंपोस, सवाना, सेल्वास। इसको याद रखने की जरूरत क्या होगी? जैसे लानोस को आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको लोन चाहिए है, तो लोन के लिए आपने क्या किया? कॉल किया। कहाँ पे किया है? वेनेजुएला में। ठीक है। इसके बाद जब आपको लोन मिल गया तो आपने क्या लगा लिया? कैंप लगा लिया। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ओके, कैंप लगाया तो कुछ टाइम बाद वहाँ क्या आ गया? सावन आ गया। ठीक है, सावन मतलब बारिश वगैरह बहुत होने लगी। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में। जब बारिश बहुत होने लगी, कैंप लगाया था, तो आपने वहाँ पे क्या कर दिया? आपको वहाँ से कैंप हटाना है, तो आपने वहाँ पे सेल लगा दी, सेल शुरू कर दी। किन के लिए? जनों के लिए। जन का मतलब होता है लोग, तो लोगों के लिए आपने वहाँ पे सेल लगा दी। फिर से सुन लीजिए, आपने लोन के लिए क्या किया? पहले कॉल किया। कहाँ पे? वेनेजुएला में। ठीक है। जब आपको लोन मिल गया तो आपने कैंप लगा लिया ब्राज़ील में। कैंप लगा लिया, फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे आ गया सावन, बारिश वगैरह होने लगी पूर्वी अफ्रीका में। सावन आने की वजह से आपको हटाना है, क्योंकि बारिश में कैसे रह पाओगे, तो आपने वहाँ पे सेल शुरू कर दी लोगों के लिए, यानी जनों के लिए। तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। शीतोष्णकटिबंधीय का देखिए, पंपास। पंप कैसे चलाना है आपको? अर्जेंट में आपको चलाना है पंप। स्टेपी, ये आएगा मध्य एशिया, यूक्रेन में। आपको स्टेप कहाँ रखना है? मध्य में, बीच में रखना है आपको अपना स्टेप। पंप चलाना है जल्दी से, फिर आपको अपना स्टेप कहाँ रख लेना है? मध्य में रख लेना है। स्टेप मध्य पे रख लिया। अब आपको क्या करनी है? वेल्डिंग करनी है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। फिर आपको प्रे क्या करना है? अभी आप कुछ टाइम पहले अमेरिका के जंगलों में आग लग गई थी, तो आपको उनके लिए प्रे करना है कि वहाँ के लोग, वहाँ पे जो ये आग है शांत हो जाए। तो आपको प्रे करना है अमेरिका और कनाडा के लिए। ठीक है। पूछताछ का होता है हंगरी। इसको कैसे याद रखेंगे? पूछताछ में जो बच्चे पुष्ट होंगे वो हंगरी कैसे हो जाएंगे? हंगरी का मतलब होता है भूखा, और पुष्ट को आप पैसे ले लो कि मतलब जो स्वस्थ बच्चे हैं, वो जो पुष्ट बच्चे होंगे वो भूखे नहीं हैं। ठीक है। आगे देखिए, डाउन। क्रिकेट में आजकल ऑस्ट्रेलिया बहुत डाउन चल रहा है। और नेक्स्ट है कैंटरबरी, ये है न्यूजीलैंड। कैडबरी चॉकलेट जो आती है वो कहाँ? या न्यूजीलैंड में बनती है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, कैडबरी की न्यू कैडबरी लॉन्च हुई है। ऐसे एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको अर्जेंट में पंप चलाना है, फिर पंप चला के आपको अपने स्टेप को मध्य में रखना है। अब वहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है दक्षिण अफ्रीका में। फिर आपको क्या करना है? प्रे करना है अमेरिका के लिए और कनाडा के लिए, उत्तरी अमेरिका, कनाडा के लिए। पुष्ट बच्चे हंगरी तो होंगे नहीं, डाउन चलता है आजकल, क्रिकेट में बहुत डाउन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया। और कैडबरी की नई न्यू ब्रांड आई है, या कैडबरी न्यूजीलैंड में बनती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आ जाएंगे ये भारत में घास के मैदान। तो भारत में कुछ घास के मैदान हैं, वो देखिए। पहले पे है सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जितने भी ये मर्ग आएंगे, ये आपको जम्मू कश्मीर में ही लगाना है। बुग्याल है उत्तराखंड में। उर्मिल है कर्नाटक में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो उर्मिला है वो कहाँ की है? कर्नाटक की है। शोला महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट। शोला जो मूवी थी वो कहाँ बनी थी? महाराष्ट्र में बनी थी। कौन से घाट पे? पश्चिमी घाट पे। बन्नी घास कहाँ पे है? ये है गुजरात। आपने सुना होगा कहीं जगह बन्ना बन्नी बोला जाता है,
तो जो बन्ना बन्नी बोला जाता है वो कहाँ बोला जाता है? गुजरात में। ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो जो मर्ग वाली जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी जम्मू कश्मीर, सोनमर्ग, गुलमर्ग। बुग्याल उत्तराखंड में। उर्मिला कहाँ की थी? कर्नाटक की, तो उर्मिल कर्नाटक। शोला की शूटिंग कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट पे, तो शोला महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट। पन्ना बन्नी कहाँ बोले जाते हैं? गुजरात में, तो बन्नी घास कहाँ आ जाएगा? गुजरात। आगे है, सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र ये है एक्वेरियम। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब आपको पता होगा कि ऐसा तंत्र जहाँ पे कोई जीव जंतु रह सकता है। तो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है एक्वेरियम। ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में आता है। और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पे कोई जीव जंतु रह सकता है। तो एक्वेरियम में मछलियों को रखा जाता है। ये कांच का एक बना हुआ एक पॉट होता है या बर्तन होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? धान का खेत। ये सबसे छोटा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ये है एक्वेरियम। और सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत। आगे दिया हुआ है, विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन से हैं? पर्णपाती। इस आगे है, स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जंगल। मतलब ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो स्थल पर पाया जाता है लेकिन जो कृत्रिम नहीं है, यानी प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, वो है जंगल। जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आगे है, पारिस्थितिक तंत्र का मित्र। नीम, पीपल, बरगद, तुलसी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ बुक दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए इनके लेखक के। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। और एक और दिया है इसमें, फिलॉसफी जूलॉजिक बुक है लैमार्क की।